सभी को नमस्कार। आज जो हम हैं 12th क्लास के जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनके विषय में बताएंगे। तो S7 के सिलेबस में यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। तो उन पांचों यूनिटों के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। जिस किसी ने भी उन पांचों यूनिटों को समझा होगा और उनको याद किया होगा वो इस वीडियो को देखे, और यदि आपने उन पांचों को नहीं किया तो इस वीडियो को देखने का विशेष लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इस वीडियो में उन पांचों यूनिटों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनको हम शुरू करते हैं। देखिए बिना खेले पहले राउंड को पार करने वाली विधि को क्या कहते हैं? तो बिना खेले पहले राउंड को पार करने वाली विधि बाई कहलाती है। बाई एक ऐसी विधि है जो नॉकआउट टूर्नामेंट या फिर लीग टूर्नामेंट में वहां पर दी जाती है, जिसमें शुरुआती दौर में जो है टीम आपस में नहीं खेलती, वो किसी से भी बिना खेले पहले राउंड को पार कर जाती है। तो इसका आंसर है बाई। आगे बढ़ते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या का क्या सूत्र है, क्या फॉर्मूला है? तो नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या का फॉर्मूला होता है n-1। यदि 8 टीमों का मैच नॉकआउट में कराया जाएगा तो 8-1 7, टोटल 7 मैच उसमें होंगे। लीग टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला उससे अलग है। इसका है n/(n-1/2)। ये दोनों क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर दिए गए ताकि आप ये डिफरेंस अच्छे से जान लें। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में जो है वो है n-1 और लीग टूर्नामेंट में n/(n-1/2)। तो इसका सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा भोजन के किस तत्व में पाई जाती है? देखिए यहाँ पर जो शब्द आया है, ज्यादा शब्द आया है, सबसे ज्यादा। तो आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है 4.1 कैलोरी, प्रोटीन में पाई जाती है 4.1 कैलोरी, और पानी में ऊर्जा होती नहीं। ये जो है यहाँ जो वसा है, वसा में पाई जाती है 9.1 कैलोरी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत क्या है? वसा। और यदि वो पूछ ले कि सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत, तो सबसे जल्दी जो डाइजेस्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर यहाँ वर्ड ज्यादा की वजह जल्दी होता तो आंसर कार्बोहाइड्रेट होता, ज्यादा है तो इसका आंसर होगा वसा। ऊतकों की मरम्मत का कार्य कौन करता है? टिश्यू जो है इनकी मरम्मत का कार्य कौन करता है? देखो कार्बोहाइड्रेट जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, वसा जो है इसमें अधिक ऊर्जा होती है लेकिन ये जो है हमारी बॉडी में फैट बढ़ाता है। और प्रोटीन का जो कार्य होता है वो है नए टिश्यू की मरम्मत, और वो पुराने टिश्यू की मरम्मत और नए टिश्यू का निर्माण करना। तो टिश्यूओं की मरम्मत ये करता है प्रोटीन। प्रोटीन से ही मसल बिल्डिंग होती है, तो टिश्यू की मरम्मत प्रोटीन करता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन होता है। और यदि यहाँ पर सोयाबीन ना होता तो इसका आंसर आता दालें। सभी दालों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन दालों में यदि सबसे ज्यादा देखा जाए तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस आसन की मुद्रा में सिर घुटने से टकराता है? तो पश्चिमोत्तान आसन ऐसा है जिसमें बैठ करके पैरों को सीधा करके सांस बाहर छोड़ते हुए जो सर है उसको दोनों घुटनों से टच किया जाता है। पश्चिमोत्तान आसन में जो है ये सर जो है दोनों घुटनों से टच होता है। तो ये इस तरह से आगे को बेंड होगा, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लिया जाता है, तो इस तरह बेंड होकर सर को घुटने से टच किया जाता है। पश्चिमोत्तान आसन में ऐसा होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका आंसर हार्मोन है। एंजाइम, अब हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर होता है? देखो हार्मोन जो है वो स्त्रावित होते हैं बिना किसी नली के, मतलब किसी प्रकार की नली नहीं होती। एंजाइम जो होते हैं वो नलियों के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो हार्मोन्स है इंसुलिन, एंजाइम
जो है भोजन को पचाने में कार्य करते हैं। और ये जो हार्मोन है इंसुलिन, ये क्या काम करता है, ये शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो अधिक जो ग्लूकोज, जो शुगर की मात्रा हमारे भोजन में होकर के हमारे ब्लड में मिलती है, तो वो ब्लड में इसकी मात्रा जो है शुगर की मात्रा को कम कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो आगे बढ़ते हैं। किसी क्रिया के बार बार दोहराने का विकार, मतलब ये जो डिसऑर्डर है वो कह रहा है कि भाई कोई भी क्रिया जो है जिसको बार बार दोहराया जाता है वो किस विकार में शामिल होता है, तो वो होता है ओसीडी में। इसमें क्या करता है, वो उसको ऐसा लगता है जैसे मैंने वो क्रिया की नहीं है और वो उसको बार बार करने का प्रयास करता है या उसको बार बार दोहराता रहता है। जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार खिड़कियां बंद करना। किस विकार में सक्रिय होकर व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तो ADHD। इसमें व्यक्ति इतना सक्रिय हो जाता है, इतना ज्यादा भावुक हो जाता है कि वो अपने इमोशन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। ये दोनों ही विकार हैं। अक्षमता कितने प्रकार की होती है? अक्षमता 3 प्रकार की होती है, शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता और संज्ञानात्मक अक्षमता। तो किस अक्षमता में व्यक्ति लिखना और पढ़ना नहीं कर पाता? देखिए, शारीरिक अक्षमता में तो ऐसा है, कोई भी ऐसी क्षति या कमी शरीर में आ जाना जिससे वो दैनिक क्रियाओं को ना कर पाए, शरीर में आना, जैसे हाथ खराब होना या पैर खराब होना। मानसिक अक्षमता ऐसा है जिसमें IQ लेवल इतना डाउन होता है कि उसकी जो बुद्धि है वो कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाती, तो मानसिक में आता। संज्ञानात्मक में क्या होता है, उसका IQ लेवल तो ठीक होता है लेकिन वो लिख और पढ़ नहीं पाता, लिखना पढ़ना जैसी क्रियाओं को नहीं कर पाता। तो ये इसका आंसर आएगा संज्ञानात्मक अक्षमता। आगे बढ़ते हैं। चलना और दौड़ना आदि गतिविधियों में विकास का कौन सा प्रकार शामिल है? देखिए, विकास जो होता है 2 प्रकार से मांसपेशियों में होता है, स्थूल और सूक्ष्म। ये माध्यमिक और प्राथमिक तो कुछ है ही नहीं। स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार का गामक विकास होता है। तो स्थूल जो है इसमें बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, सूक्ष्म में छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। तो यहाँ चलने और दौड़ने में पैरों की मांसपेशियां लगती हैं, तो पैरों में बड़ी बड़ी मांसपेशियां होती हैं, तो यहाँ इसका आंसर आएगा बड़ी मांसपेशियों का विकास हो रहा है, वो होता है स्थूल गामक विकास में। किस प्रकार की विकृति में रीढ़ की हड्डी C और S आकार की हो जाती है? तो साइकोलियोसिस में होती है। या तो रीढ़ की हड्डी दाएं बाएं मुड़ जाती है, या ऊपर से दाएं नीचे से बाएं मुड़ जाती है, ऊपर से अलग और नीचे से, इस प्रकार से। या मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें रीढ़ की हड्डी या तो C आकार में हो जाती है या फिर S आकार में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आसन संबंधित विकृतियों का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? आसन संबंधी जो पोस्चर संबंधित विकृतियां हैं, दोष हैं, देखियो वंशानुक्रम, हाँ बिल्कुल ये कारण तो है भाई। माता पिता में यदि कोई विकृति है, कोई दोष है, तो वो बच्चों में आ सकता है। व्यायाम की कमी बिल्कुल है, ये भी कारण है। व्यायाम नहीं करेंगे तो हड्डियां जो है कमजोर होकर टेढ़ी हो सकती हैं। अनुचित आहार, गलत भोजन खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने से वो मुड़ जाएंगी। भावनाओं पर नियंत्रण ना करना, ये भावनाओं पर नियंत्रण करने से हड्डियों का कोई ताल्लुकात नहीं है, ये एक मानसिक चीज है। और ये जो है आसन संबंधित विकृतियां हमेशा हड्डियों में होती हैं, शारीरिक रूप में होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी गतिविधियों के निरंतर विकास को क्या कहते हैं? तो ये गामक विकास की परिभाषा है। जब कोई जन्म लेता है और उसकी मृत्यु तब तक नहीं हो जाती, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका निरंतर जो है विकास होता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गामक विकास कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जो है इनमें से कौन सा टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है? तो टूर्नामेंट का प्रकार नॉकआउट टूर्नामेंट होता है प्रत्येक, और लीग टूर्नामेंट भी होता है। कैश टूर्नामेंट, ये कोई टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है, ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जिसका नाम कैश हो। चैलेंज टूर्नामेंट भी होता है। टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं, नॉकआउट, लीग, चैलेंज और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अगला है, ये कहता है यदि 5 टीमें जो है पार्टिसिपेशन करती हैं लीग टूर्नामेंट में, तो उसमें मैचों की संख्या क्या होगी? देखिए फॉर्मूला बताया था आपको, n इंटू में n माइनस 1/2, तो 5 इंटू में 5 माइनस 1 मतलब 4, 5 चौक 20, 20/2 मतलब 10, तो 10 मैच उसमें होंगे। ये कहता है हस्तोत्तान आसन में हस्त का क्या अर्थ है?
देखो ये जो शब्द है हस्तोत्तानासन, हस्त संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ। तो हैंड इसका आंसर है, हैंड ना कि आर्म। आर्म बोलते हैं बाजू को, तो बाजू इसका आंसर नहीं है। कंफ्यूजन काफी ज्यादा होती है एग्जाम में बच्चों को, तो आर्म ना होकर के हैंड, हर हालत में हैंड ही इसका आंसर होगा। हस्त माने होता है हाथ, हाथ माने हैंड। आगे इसमें कहता है कि जो है मोटापे को खत्म करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है। तो मोटापे को दूर करने के लिए देखिए ताड़ासन भी होता है, पवन मुक्तासन भी होता है, भुजंगासन भी होता है और त्रिकोणासन भी होता है। लेकिन इन सभी में सबसे अच्छा जो है वो त्रिकोणासन है। और यदि यहाँ पर ताड़ासन हटा के लिख दे कि सभी ठीक है तो फिर ये सभी पे हमें टिक करना होगा, लेकिन सभी में अच्छा है वो है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन सबसे तेजी से मोटापे को कम करता है। अब कहता है कि बैठकर किए जाने वाला आसन कौन सा है। देखिए पादहस्तासन खड़े होकर होता है, खड़े खड़े घुटनों के से टच करना। अर्ध चक्रासन ये भी खड़े खड़े होता है, खड़े खड़े पीछे की तरफ बेंड करना। त्रिकोणासन ये भी खड़े खड़े होता है, खड़े खड़े लेफ्ट या राइट बेंड करना। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है बैठकर किया जाता है। इसको हमने चैप्टर योग और जीवन शैली में आपको विस्तार से समझा रखा है। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि जो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी में किस प्रकार फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए लाभदायक होती है। तो देखिए इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, बिल्कुल उनकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, मेंटल फिटनेस भी इंप्रूव होती है और सोशल सामाजिक रूप से भी वो इंप्रूव होते हैं। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर आएगा डी, सभी चीजों में लाभकारी है। किस रोग में सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस जिस भी रुक के आएगा तो वो रोग है अस्थमा। अस्थमा ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने में आवाज आती है और सांस नलिकाओं में रुकावट पैदा होती है। चपटा पांव खालिस्तान में भी जाना जाता है, मतलब और अन्य किस नाम से, तो पेस प्लेनेस के नाम से भी फ्लैट फुट मतलब चपटा पांव को जाना जाता है। नॉकआउट प्रतियोगिता में 17 टीमों हो तो बाय की संख्या क्या होगी। देखो बाय का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n माइनस में कैपिटल N। 2 की पावर n का मतलब है 2 को 2 से तब तक गुना करते रहो जब तक कैपिटल N छोटा ना पड़ जाए। कैपिटल N क्या है, टीमों की कुल संख्या। तो यहाँ पर टीमों की कुल संख्या कितनी है, 17। तो 17, 2 को जब तक गुना करो जब तक 17 छोटा ना पड़ जाए। तो देखिए 2 गुना 2 कितना होता है, 4। 4 तो छोटा है, गुना 2 8, 8 भी छोटा है, गुना 2 16, 16 भी 17 से छोटा है, तो गुना 2 32। तो यह आएगा 32, 32 माइनस 17 कितनी, 15। 15 बाई जो है 17 टीमों की को मिलेंगे यदि नॉकआउट टूर्नामेंट कराते हैं। तो काइफोसिस को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, काइफोसिस को राउंड बैक के नाम से भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम है राउंड बैक। कौन सा विटामिन हवा व गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो ऐसा विटामिन जो हवा और अधिक तापमान से नष्ट हो जाता है वो है विटामिन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों के साथ उनके कारणों का मिलान कीजिए। अब देखिए मधुमेह का संबंध किससे, इंसुलिन से। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। उच्च रक्तचाप का संबंध किससे है, उच्च रक्तचाप का संबंध है रक्तचाप से, हृदय की धड़कन से। और मोटापे का संबंध किससे है, मोटापे का संबंध है वसा का अधिक होना। जब शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको मोटापा कहते हैं। और अस्थमा का संबंध है श्वास नली से, श्वास नली क्योंकि सांस लेते हैं और सांस से संबंधित बीमारी ही अस्थमा कहलाती है। तो ये इसके मेल हमने इनको बैठा दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आगे है अगला क्वेश्चन है 13 से 19 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। तो 13 से 19 वर्ष की अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं, किशोर अवस्था। 13 से 19 वर्ष की अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं। टीन एज भी से कहा जाता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इसलिए इसको टीन एज भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये कह रहा है कि भाई ये जो है राउंड बैक और हंच बैक किस उसको कहा जाता है विकृति को। तो काइफोसिस इसका आंसर है। इसके अन्य ये 2 नाम भी हैं।
अब वो कहता है कि जो बेबी लेग्स हैं, बेबी लेग्स के नाम से किस पोजीशन को जाना जाता है? तो ये नोकनी होते हैं, उसमें तो घुटने आपस में टकराते हैं। तो ऐसे तो बच्चे के पैर रहते नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के पैरों में थोड़ा अधिक गैप होता है, घुटनों के बीच में थोड़ा अधिक गैप होता है, तो इसीलिए इसको बो लेग में भी दोनों घुटनों के बीच में सामान्य से अधिक गैप होता है, तो इसलिए इसका अन्य नाम बेबी लेग भी रखा गया है। तो अगला कहता है कि ऐसी कौन सी पहली महिला खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में पदक लिया भारत की तरफ से? तो उनका नाम था कन्नम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन में इन्होंने 2000 में जो ओलंपिक हुए थे वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर इन्होंने भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ब्रोंज मेडल 3rd पोजीशन प्राप्त की थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, शुगर, स्वीट और ब्रेड, ये जो सोर्स हैं सबसे ज़्यादा किसके सोर्स हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं सबसे ज़्यादा, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है इन चीज़ों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स का अर्थ होता है हड्डियों का टेढ़ा होना। आगे हम चलते हैं, एसपीडी का जो है पूरा नाम क्या है? एसपीडी का पूरा नाम, इसका जो पूरा नाम है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। तो ये पहला ए इसका आंसर है। इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो काम करना कम कर देता है। अगला है, योजना की आवश्यकता किस लिए होती है? तो देखिए, संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं, इसलिए योजना नहीं बनाई जाती। योजना इसलिए बनाई जाती है कि जो साधन है उस कार्य करने में कम से कम साधनों में वो कार्य उच्चतम हो सके। स्टाफ पर लापरवाही से नियंत्रण, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी चीज में लापरवाही को बढ़ावा देने के लिए योजना नहीं बनती। अच्छा तालमेल, ये बिल्कुल बेस्ट है। गुड कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन, अच्छे तालमेल के लिए योजना की आवश्यकता होती है। क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है, इनको हम जब पहले से निर्धारित कर लेते हैं और फिर हम क्रिया को करते हैं तो उसमें अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो गया सी, अच्छा तालमेल। अर्धमत्स्येंद्र तथा पश्चिमोत्तान आसन का उपयोग किस जीवन शैली के रोग को दूर करने के लिए किया जाता है? तो ये अर्धमत्स्येंद्र और पश्चिमोत्तान जो आसन है इससे मधुमेह ठीक होता है, मधुमेह। अब ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, इसमें से कौन सी फिजिकल अक्षमता, मतलब शारीरिक अक्षमता नहीं है? इंजरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, भाई रीढ़ की हड्डी में चोट है, वो शरीर से संबंधित है, बिल्कुल ये तो है। इंजरी ऑफ नेक, गर्दन भी शरीर से जुड़ी हुई है, ये भी है। इंजरी ऑफ लिम्स, टांगे जो हैं वो भी शरीर से जुड़ी हुई हैं, ये भी है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये जो है ये नहीं है, ये है ADHD होती है पूरी, हाइपर, ये जो है ये जो मानसिक रोग है, मानसिक विकार है, विकार, ये अक्षमता नहीं है, एक विकार है। तो इसका आंसर ये है डी। आगे हम चलते हैं, ये कहता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये तो जनरल सी बात है, जिसको नहीं पता वो भी याद कर ले कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। 120/80 मतलब अधिकतम जो है 120 और न्यूनतम जो है 80 होना चाहिए। ये हृदय की धड़कन की यहाँ पर बात कही जा रही है कि हृदय की जो धड़कन है वो किस प्रकार से अपने BP ब्लड प्रेशर को दर्शाती है। आगे हम बढ़ते हैं, ADHD का पूरा नाम क्या है? तो ADHD का पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ए ही इसका आंसर है। और पांव की आर्च किस मुद्रा विकृति से संबंधित है? तो देखिए, ये फ्लैट फुट या चपटा पैर से संबंधित है। आपको जब चैप्टर कराया गया था तो उसमें बताया गया था कि जो पंजा होता है उसके यहाँ पर अगर ये चाप ना बने तो उसको हम फ्लैट फुट कहते हैं। तो चाप का मतलब आर्च, वही है चाप। जब मेरुदंड दाईं या बाईं ओर मुड़ जाती है तो क्या कहलाती है? साइकोलोसिस कहते हैं। या तो रीढ़ की हड्डी इधर मुड़ जाए, रीढ़ की हड्डी इधर मुड़ जाए। आगे हम बढ़ते हैं, लीग टूर्नामेंट विधि में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग फिक्सचर बनाने का प्रयोग में नहीं आता? तो देखिए, लीग टूर्नामेंट जब करते हैं तो साइकिलिंग विधि होती है, बिल्कुल हाँ उसका प्रकार है। स्टेयर केस सीढ़ीनुमा विधि उसका प्रकार है। नॉकआउट विधि जो है
ये तो अलग ही एक टूर्नामेंट है, ये लीग टूर्नामेंट नहीं है, तो इसका आंसर हुआ सी। तालिका विधि, हाँ जी तालिका विधि से भी लीग टूर्नामेंट को कराया जा सकता है, तो ये सी इसका आंसर है। नॉकआउट विधि जो है अलग से टूर्नामेंट है, वो लीग टूर्नामेंट से अलग है। नॉकआउट टूर्नामेंट यदि टीमों की संख्या 19 है तो मैचों की संख्या n-1 इसका फॉर्मूला था, 19-1 तो 18 मैच होंगे, तो इसका आंसर हो गया बी 18। वसा प्राप्ति के मुख्य स्रोत, तो वसा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है मक्खन। मक्खन में सबसे अधिक फैट पाया जाता है, मक्खन के अंदर सबसे अधिक फैट पाया जाता है। ये दालें जो है प्रोटीन का है, मीट भी प्रोटीन का है, सब्जियां जो है वो विटामिन और खनिज लवण का मुख्य स्रोत होती हैं। यदि लीग टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 8 है तो कितने मैच होंगे, तो इसका फॉर्मूला वही था 8 × 8 - 1/2 n × n - 1/2। तो 8 में से 1 गया 7, 8 7 तो 56 को 2 से भाग कर दो, 28 मैच होंगे। अर्धमत्स्येंद्र आसन का किस रोग के लिए उपयोगी है, तो मोटापा और मधुमेह। अक्षमता को विकसित करने के कारणों को चुनिए, तो अक्षमता किन कारणों से विकसित होती है, अनुवांशिकता बिल्कुल होती है, साफ तथा स्वच्छ वातावरण, संतुलित आहार, पानी नहीं, इनसे तो कोई भी विकार या अक्षमता नहीं आती, ये तो सभी अच्छी चीजें हैं। तो अनुवांशिकता, माता पिता में यदि अक्षमता है तो वो बच्चों में पाई जाती है। तो अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्डिंग ब्लॉकर्स किस न्यूट्रिशन को इस नाम से जाना जाता है, तो प्रोटीन। ऐसा है क्यों, क्योंकि ये मसल को बढ़ाता है, ऊतकों को बढ़ाता है, पुराने ऊतकों की मरम्मत और नए टिश्यू का निर्माण करता है, जिससे मसल डेवलप होता है, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉकर्स भी कहा जाता है। आंवले का सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी है। इनमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिशन नहीं है, मैक्रो कौन सा नहीं है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो में बड़े आते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में होती है, माइक्रो में छोटे न्यूट्रिशन आते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में होती है। तो ये कह रहा मैक्रो मतलब बड़ा नहीं है, फैट की आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी अधिक मात्रा में होती है और प्रोटीन की भी अधिक मात्रा में होती है, लेकिन खनिज लवण ये जो है मिनरल्स, इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसका आंसर है डी। अब कहता है ग्लूकोज किस कार्बोहाइड्रेट मतलब किसका टाइप है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार होते हैं, जटिल और सिंपल, सरल। तो जटिल में तो ठोस चीजें आती हैं, जबकि ग्लूकोज तो ठोस नहीं है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और सरल में सभी लिक्विड चीजें आती हैं, तो इसका आंसर हो गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कामक विकास की किस अवस्था में बच्चे अपने परिवार से अधिक सीखते हैं, तो परिवार के साथ जो है सबसे छोटा बच्चा जो है परिवार के साथ रहता है, परिवार से सीखता है, वो है पूर्व बाल्यावस्था। ये अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों की। माध्यमिक बाल्यावस्था होती है 7 से 10 वर्ष के बच्चों की, और उत्तर बाल्यावस्था होती है 11 से 12 वर्ष के बच्चों की। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे परिवार के साथ सीखते हैं। माध्यमिक बाल्यावस्था में बच्चे अपने हम उम्र मतलब 7 से 10 साल की उम्र के बच्चों के साथ सीखते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे समाज के साथ सीखते हैं, मतलब सामाजिक रूप से जब वो बाहर जाते फिरते हैं तब वो अधिक सीखते हैं। तो परिवार पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है 2 से 6 वर्ष की आयु का, वो सबसे ज्यादा माता पिता और परिवार के लोगों से सीखता है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना किस अवस्था में आती है, तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की, भाई मैं तेरे से ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ, मैं तुझसे ज्यादा कार्य कर सकता हूँ, तो ऐसी भावना मध्यकालीन बाल्यावस्था में आती है। 7 से 10 साल की आयु में प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। उसके बाद किस विकार में व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र सुचारू रूप से कार्य नहीं करता, तो नर्वस सिस्टम से संबंधित है, तो SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। किस प्रकार के विकार में व्यक्ति समाज में नहीं बैठता, तो ASD ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति समाज में बैठना पसंद नहीं करता। किस कमी के कारण दैनिक क्रियाओं को न कर पाना क्या कहलाता है, तो देखिए यहाँ आ गया किसी कमी के कारण, ये शब्द आ गया ना, कमी के कारण डेली रूटीन के जो एक्टिविटीज उनको नहीं कर पाता, तो उसको हम अक्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दैनिक क्रियाओं को करने में रुकावट, और यदि शब्द आता है रुकावट तो हम उसको विकार कहते हैं। किसी काम को करने में यदि रुकावट आए तो उसको हम विकार कहते हैं, जो कि प्रॉपर मानसिक रूप से होती है। और किसी कमी के कारण कोई कमी आए तो उसको हम अक्षमता कहते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक
शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक तीनों रूप से होती है। आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास की चीजों को बाधित करने वाला विकार क्या कहलाता है? तो जो अपने आसपास की चीजों को बाधित करता है उसे ओडीडी कहते हैं। उस विकार का नाम है ओडीडी। किस आसन में मधुमेह ठीक होता है? तो अर्धमत्स्येंद्र आसन एक ऐसा है जिससे सबसे जल्दी डायबिटीज कंट्रोल होता है। अर्धमत्स्येंद्र आसन बैठ के किया जाने वाला आसन है, सबसे जल्दी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना हाई बीपी कहलाता है। उच्च रक्तचाप। किस अवस्था में बच्चों का गुणात्मक और संख्यानात्मक विकास होता है? तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही विकसित होती हैं बच्चों की। वो होती हैं उत्तर बाल्यावस्था में, जो कि 11 से 12 वर्ष की आयु की होती है। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक मानसिक तेजी से विकास होता ही होता है। माध्यमिक बाल्य अवस्था में उसमें प्रतिस्पर्धा की भावनाएं आती हैं और कुछ क्वालिटियों को वो सीखता है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में जो भी कुछ उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था और माध्यमिक बाल्यावस्था में सीखा था, मतलब 2 साल से लेकर 10 साल तक जो भी कुछ सीखा था, उन्हीं क्रियाओं में उनमें गुणात्मक और संख्यात्मक विकास हो जाता है। वो उसमें ज्यादा क्वालिटी के साथ उन क्रियाओं को करते हैं और अधिक मात्रा में उन क्रियाओं को वो करने लगते हैं। तो गुणात्मक और संख्यात्मक विकास उत्तर बाल्यावस्था में होता है। साइकिलिंग और घुड़सवारी किस विकृति को ठीक करता है? तो ये करता है नोकनी को। नोकनी ये है जिसमें दोनों घुटने आपस में टकरा जाते हैं। और साइकिलिंग और घुड़सवारी दोनों ही ऐसी हैं जिसमें घुटनों के बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नपुंसकता और बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। नपुंसकता और बांझपन। ऊर्जा का सबसे तेज, ये आ गया देखो, जल्दी प्राप्ति का स्रोत। सबसे तेज आ गया ना, जल्दी प्राप्ति का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज्यादा होता है वसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा देता है, लेकिन सबसे जल्दी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। सीढ़ी नहीं है, सीढ़ीदार है, स्टेयर के। सीढ़ीदार विधि किस टूर्नामेंट में शामिल होती है? तो ये लीग टूर्नामेंट में शामिल होती है। इस प्रकार से इसमें सीढ़ियां बनती हैं। तो ये लीग टूर्नामेंट की एक विधि है। टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज टूर्नामेंट। खाना खाने के बाद कौन सा आसन किया जाता है? खाना खाने के बाद सिर्फ एक ही आसन ऐसा इसको किया जाता है, वो है वज्रासन। वज्रासन खाना खाने के बाद किया जाता है और कोई भी आसन खाना खाने के बाद नहीं किया जाता। सर्प की आकृति वाला कौन सा आसन होता है? तो भुजंगासन सर्प की आकृति वाला होता है। भुज बोलते हैं सर्प को, संस्कृत में भुज का अर्थ है सर्प, सांप। पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? तो पानी में घुलने वाले हैं बी और सी। और ये जो है ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलने वाले विटामिन है। वसा में घुलने वाले 4 हैं और पानी में घुलने वाले बी और सी हैं। निम्न में से कौन सा आहार का माइक्रो तत्व है? माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा। प्रोटीन जो है अधिक आवश्यकता होती है शरीर को, तो ये तो बड़ा है। वसा की भी आवश्यकता अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी। खनिज लवण यही माइक्रो है। दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। बच्चों के आहार में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो बच्चों का आहार में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मसल की ग्रोथ जो है, बच्चों का विकास तेजी के साथ होता है और उस विकास के लिए प्रोटीन ही ऐसा है जो टिश्यू की मरम्मत और नए टिश्यू का निर्माण कर मसल की ग्रोथ करता है, बिल्डिंग तैयार करता है। एक बॉडी में बिल्डिंग का काम करता है। जैसे बिल्डिंग बढ़ती है, ऊपर को चढ़ती है, ऐसे ही शरीर जो बढ़ता है तो प्रोटीन की वजह से बढ़ता है। तो बच्चों के लिए प्रोटीन का आहार होना चाहिए। घुटने जब एक दूसरे की ओर झुक जाते हैं तो उसे कहते हैं, देखिए ये घुटने जब यहाँ से घुटना अंदर को झुका और यहाँ से घुटना अंदर एक दूसरे की तरफ झुक गए तो उसको कहते हैं नोकनी। घुटनों का रगड़ना लिखा है इसमें, नोकनी है घुटनों का टकराना। और यदि यही एक दूसरे के दूर जाएं तो उसको कहेंगे बोलेग अर्थात धनुषाकार टांगे। आगे बढ़ते हैं। सही का चुनाव करिए। देखिए, ऊर्जा देने वाले, ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये ऊर्जा देने वाला है कार्बोहाइड्रेट। शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन। अभी बताया था कि प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। अंगों की सुरक्षा, देखो रोगों से कौन बचाता है?
खनिज लवण और विटामिन हमें जो है रोगों से बचाते हैं। विटामिन ए की कमी से, अगर ए की कमी होती है तो रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, ई की कमी से बांझपन और नपुंसकता होती है, विटामिन के की कमी से रक्तहीनता मतलब खून की कमी होती है। तो अंगों की सुरक्षा विटामिन और खनिज लवण करते हैं। अब ये जो रेशे हैं इनको फाइबर बोलते हैं, फाइबर। ये जो रेशे हैं इनका संबंध अपाच्य तत्व मतलब उनसे है गैर पोषक तत्व जिनका पाचन नहीं होता, जैसे फाइबर है, रंग यौगिक, स्वाद यौगिक, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था विस्तार से इनका वर्णन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। काइफोसिस को ठीक करने के कौन सा आसन उपयोगी है? काइफोसिस जो है वो उसमें क्या होता है, गर्दन पीछे को जाती है और कंधे जो हैं आपस में मिल जाते हैं। गर्दन जो है आगे को झुकती है इसमें, और गर्दन की जो हड्डी है यहाँ पर कमर वाली, ये जो वक्ष स्थल है, वक्ष स्थल की जो पर जो रीढ़ की हड्डी है वो पीछे की ओर निकल जाती है, जिसे हम पीछे का कुबड़ भी कहते हैं। तो पीछे के कुबड़ को ठीक करने के लिए हमें गर्दन आगे को लानी होगी और चेस्ट जो है वो चेस्ट का विस्तार करना होगा। तो देखिए कौन सा आसन उपयोगी है, तो इसके लिए सबसे उपयोगी आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में हम जो है इसको अपनी गर्दन को आगे को लाके इकट्ठा करते हैं। तो ये कह रहा है कौन सा उपयोगी है, तो पवन मुक्त आसन और पश्चिम उत्तानासन और अर्धमत्स्य इनमें से कोई भी उपयोगी नहीं है। केवल भुजंगासन ही ऐसा है जिसके करने से काइफोसिस ठीक होगा। काइफोसिस जो है पीछे का कुबड़पन है, रीढ़ की हड्डी कमर की तरफ से बाहर निकल जाती है, और जब हम भुजंगासन करते हैं तो रीढ़ की हड्डी कमर के छाती की तरफ जाएगी और गर्दन जो है पीछे को जाएगी। पवन मुक्त आसन और पश्चिम उत्तान आसन ये जो है वो लॉर्डोसिस बीमारी के लिए उपयुक्त होते हैं। कामक विकास की पूर्व बाल्यावस्था किस आयु में होती है? तो यह है पूर्व होती है 2 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था का समय है 2 से 6 वर्ष का। किस प्रकार की अक्षमता में बुद्धि का स्तर बहुत कम हो जाता है? तो वो है मानसिक अक्षमता। मानसिक अक्षमता में IQ लेवल बहुत ही कम हो जाता है। नॉकआउट टूर्नामेंट में 21 टीमों के मैचों में कितनी बाई मिलती है? तो बाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, n माइनस में कैपिटल N, तो 2 की पावर n। तो टोटल टीमें कितनी? 21। 2 को तब तक गुना करते रहो जब तक 21 छोटा न हो जाए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 से जब 21 जाएंगे तो 11 टीमों को बाई प्राप्त होगी। प्रत्येक टीम का मैच प्रत्येक टीम के साथ होना अनिवार्य को किस टूर्नामेंट में होता है? देखिए ऐसा टूर्नामेंट लीग टूर्नामेंट कहलाता है जिसमें हर टीम का मैच हर टीम के साथ होगा ही होगा, चाहे टीम हारे चाहे जीते। जैसे IPL वगैरह होते हैं वो इसी का एक उदाहरण है। सहन क्षमता वाले खेलों के लिए खालिस्तान की अधिक आवश्यकता होती है। सहन क्षमता वे खेल होते हैं जिसमें हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो और जल्दी हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती रहे। जल्दी डाइजेस्ट होगी कोई चीज़ तो हमें जल्दी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन वे खिलाड़ी अधिक करते हैं जिनमें सहन क्षमता की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, इस तरह के। आगे कौन सा आसन माउंटेन पोज के नाम से जाना जाता है? तो पर्वत आसन को माउंटेन पोज भी कहते हैं। अस्थमा जो है वो बॉडी के किस सिस्टम से संबंधित है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से संबंधित है, क्योंकि सांस की क्रियाओं का संबंध अस्थमा से है। अब अगला क्वेश्चन जो कहता है वो मोटापे का कौन सा कारण नहीं है? तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे तो मोटापा होगा। जेनेटिक, वंशानुक्रम रूप से माता पिता मोटे हैं तो बच्चे भी मोटे हो सकते हैं। और बैलेंस डाइट जो है, अगर हम डाइट अच्छे लेंगे तो उससे मोटापा बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर है बैलेंस डाइट। अच्छा खाना खाने से कभी भी मोटापा, संतुलित आहार लेने से मोटापा नहीं होता। आगे है कौन सा जो आसन की जो शेप है वो मछली की तरह है, फिश की तरह है? तो मत्स्य आसन ऐसा है जो फिश की आकृति का होता है। और ऐसा
कौन सा आसन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जो डेड बॉडी की तरह होता है, शव आसन। शव हिंदी में शव को शव बोलते हैं, मरे हुए व्यक्ति को भाई शव पड़ा हुआ है। तो शव आसन वो होता है जिसमें व्यक्ति की अवस्था मरे के समान होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऐसा उसे क्या कहते हैं जिसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं खाद्य असहनशीलता। खाद्य असहनशीलता। अगला जो क्वेश्चन है भाई, जिसको भोजन, ऐसा भोजन जिसको हमारा पाचन तंत्र पचा ना पाए, सहन ना करता हो, तो खाद्य मतलब भोजन, फूड, असहनशीलता। अगला है लीग कम नॉकआउट इज पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट। ये लीग कम नॉकआउट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एक प्रकार है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, दो टूर्नामेंटों को आपस में मिलाकर प्रतियोगिता कराई जाती है, जैसे लीग और नॉकआउट, इसमें दो टूर्नामेंटों को मिला करके प्रतियोगिता कराई गई है, उसको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहा गया है। अब ये कहता है कि कौन सा विटामिन आंखों के लिए विशेष लाभकारी है, तो विटामिन ए आंखों के लिए उपयोग की सिद्ध होता है, क्योंकि विटामिन ए की यदि कमी होती है तो रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कम दिखना शुरू हो जाता है। अपने आसपास की चीज़ों को बाधित करने वाला विकार ओडीडी है। किसी क्रिया को बार बार दोहराना ओसीडी है। अगला है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट इज, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट क्या होते हैं। ये एक नॉकआउट टूर्नामेंट का ही प्रकार है। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, जब कोई भी टीम जब हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसको दोबारा खेलने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसे टूर्नामेंट जिसमें टीम हारने के बाद उसको दोबारा खेलने का मौका नहीं दिया जाता, उसको नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। तो ये कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट क्या है, ये नॉकआउट टूर्नामेंट का एक प्रकार है जिसमें हारी हुई टीमों को फिर से एक अवसर दिया जाता है। हारी हुई टीमों का आपस में मैच कराना कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट कहलाता है। ये नॉकआउट टूर्नामेंट का एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। राउंड रॉबिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो लीग टूर्नामेंट का एक अन्य नाम भी है जिसको राउंड रॉबिन कहते हैं। तो लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है। विशेष टीमों को सीधे सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है, तो सीधे ही सेमीफाइनल या फाइनल पहुंचाने की विधि विशेष सीडिंग कहलाती है। सीडिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अच्छी टीमों को फिक्चर में ऐसी जगह बिठाया जाता है जहां पर वे आपस में मैच ना कर पाएं। तो सीधे ही सेमीफाइनल में पहुंचाना मतलब विशेष सीडिंग, और किसी अच्छी जगह फिक्चर में बैठा देना, वो सेमीफाइनल ना हो, जगह ऐसी हो, तो उसको हम सीडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर सेमीफाइनल शब्द आ रहा है तो विशेष सीडिंग यहाँ पर शामिल होगा। आसनों को कितने वर्गों में बांटा गया, आसनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ध्यानात्मक जिसमें ध्यान लगाया जाता हो, आरामदायक जिसमें आराम किया जाता हो, और क्रियात्मक जिसमें क्रियाएं होती हों। अस्थमा के रोगी के लिए उपयोगी आसन कौन सा है, तो अस्थमा के रोगी के लिए देखिए भुजंगासन बिल्कुल ठीक है। भुजंगासन से सांस भरते हुए इसको करते हैं तो अस्थमा ठीक होता है। पर्वतासन, इसे भी सांस भरते हुए करते हैं, इससे भी अस्थमा ठीक होता है। चक्रासन, इसे भी सांस भरते हुए करते हैं, इससे भी अस्थमा ठीक होता है। तो ये सभी, इसका आंसर है सभी। भोजन को चबाने से लेकर अवशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए भोजन को चबाने से लेकर अवशिष्ट मतलब वेस्टेज, मलमूत्र का त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका मतलब है कि भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, चबाने से लेकर वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मलमूत्र के त्याग तक वो प्रक्रिया चलती है, तो उसको हम कहेंगे पोषक आहार, न्यूट्रिशन। एक होता है पोषक, एक होता है गैर पोषक। पोषक वो जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, गैर पोषक वो जो डाइजेस्ट ना हो। तो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है क्योंकि अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, तो इसको पोषक कहेंगे। भोजन के सभी तत्वों का उचित मात्रा में सेवन। उचित मात्रा जहाँ शब्द हो रहा है इसका मतलब संतुलन की वो बात कर रहा है, तो संतुलित आहार उसको कहते हैं जिसमें भोजन के सभी तत्व एक उचित मात्रा में शामिल होते हैं। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको देख करके आप अंदाजा लगाकर अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, इम्पोर्टेंट सीरीज इसमें डाली गई है। आप इनका अभ्यास करें और इसी के टाइप के मतलब इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं।
9213044444। आपकी परेशानी का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।